मित्रों, आइए आज हम जो अवशिष्ट विषय इस सप्ताह का बच गया था, जो हम परिचर्चा कर रहे थे कि राशि भेद के विषय में राशियों के प्रभेद क्या हैं, इसमें राशियों के स्वरूप की परिचर्चा हमने पहले कही थी। अब इसमें मत्स्यो घटेन मिथुनम सगदम सवीणम चापी नरस्व जघनो मकरो मृगास्य इत्यादि की जो बात थी वो वस्तुतः क्या है। आकाश में सभी राशियों का स्वरूप रात्रि काल में स्पष्टतया परिगोचर होता है। दिन में ये राशियां सूर्य के प्रकाश से दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपको बताएं, मेष राशि का स्वरूप भेड़ जैसा है, वृष राशि का स्वरूप बैल जैसा है, मिथुन राशि का स्वरूप स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा है, जिसमें पुरुष के हाथ में गदा है और स्त्री के हाथ में वीणा है। कर्क का जो स्वरूप है वो केकड़े जैसा है, सिंह का स्वरूप जो है वो शेर जैसा है, तथा दूसरे हाथ में आप देखें क्या कन्या राशि का स्वरूप जो बताया गया है वो एक अलग ढंग से बताया गया है। कहा गया है क्या कि नौका में बैठी हुई जो कन्या है उसके एक हाथ में धान्य है अर्थात फसल है और दूसरे हाथ में अग्नि है। तुला राशि का स्वरूप कैसा है? तराजू जैसा है जो तौलते हैं। जो तुला धारण किया हुआ एक पुरुष है वैसा तुला राशि का स्वरूप है। जो वृश्चिक का स्वरूप है वो बिच्छू जैसा है। कुंभ का स्वरूप अपने स्कंध पर धारण किए हुए घट लिए हुए पुरुष जैसा है, तथा मीन राशि का स्वरूप जो मछलियों की आकृति है वैसा है। अब इनके प्रयोजन स्वभाव के अनुसार यदि आप देखें तो प्राचीन ग्रंथों में और बहुत सारे अलग अलग विषयों की परिचर्चा है, अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई है। वस्तुतः राशिशीलाध्याय में बहुत सारे ऐसे विषय वर्णित हैं। अगर राशियों का आकाशीय स्वरूप मित्रों देखना है तो आप देखें इस चक्र के माध्यम से कि मेष राशि का स्वरूप क्या है। न केवल भारतीय अपितु पाश्चात्य जो पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं उनके यहाँ इसका स्वरूप इस तरह का विभाजित किया गया है। ये आपके समक्ष मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन के रूप में दिख रहा है। मित्रों, इन राशियों का जो संचरण स्थान होता है वे राशियों उन्हीं का वस्तुतः प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे क्या है, सिंह वन प्रदेश में विचरण करता है, अतः सिंह राशि वन प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। जो राशियां जिस स्थान में रहती है उस स्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी परिकल्पना के पीछे, इसी परिकल्पना से यथार्थ ज्ञान हमें हो सके मानव जीवन के विषय संदर्भित विषयों का ये ऋषियों ने परिकल्पना की थी। आप देखिए राशियों का निवास स्थान भी आचार्य ने बताया है पृथक पृथक। ये क्या है आप देखें, मेष राशि का क्या होगा, पर्वतीय स्थान, वृष का क्या होगा तो अलग अलग सारी कृषि आदि क्षेत्र है, मिथुन का, कर्क का, सिंह का, तुला का, वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन आदि राशियों का। मित्रों, कुछ और विषय चूंकि मैं संक्षिप्त में परिचर्चा कर रहा हूं, विषय बहुत है। राशियों की नामांतर संज्ञाएं भी है। ऐसा नहीं कि एक मेष को मेष ही केवल कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में परंपरा और सबसे बड़ी बात श्लोक में निबद्ध करने की जो परंपरा रही है इन हमारे विज्ञान जैसे विषयों को, इसलिए आचार्यों ने श्लोक छंदमय होते हैं, छंद उनकी बाध्यता होती है और उस छंद को पूरा करने के लिए पर्यायवाची शब्दों का अनुकरण करना पड़ता है। अतः ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो यूनान देश से आ गए, यूनान देश में अत्यधिक जो प्रचलित शब्द थे उनका भी संग्रह इसमें किया गया। आचार्य बाराहमिहिर ने देखा कि ऐसे शब्द हैं और उनका उल्लेख उन्होंने किया। क्या कहा कि क्रियतावूरि जितुम कुलीर लेय पाथो न जूक कौरप्याख्या तौक्षिक आको केरो हृदय रोगस शांतभम चित्तम। ऐसा आचार्य कहते हैं कि ये वस्तुतः 12 राशियों के लिए अलग अलग यूनानी भाषा में जो नाम है वो है। बस मित्रों, इससे का अर्थ ये नहीं हुआ कि यह ज्योतिष शास्त्र यूनान से आया। ये हमारे आज के जैसे विद्वान है जिनको फारसी, आंग्ल, ऐसे बहुत सारी विदेशी भाषा है, स्पेनिश है, जर्मन है का ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि यह व्यक्ति जर्मनी का है या जर्मन से पढ़ के आया। इसी तरह हमारी परंपरा में भी आचार्य बाराहमिहिर पश्चात देश से आए विद्वान भी यहाँ पढ़ते थे, लेकिन पठन पाठन अध्ययन के द्वारा जो परस्पर आदान प्रदान शब्दों का होता है, वार्तालाप, जो भाषा, इनके माध्यम से आचार्य ने इन शब्दों को ग्रहित करके उन्हें भी लिपिबद्ध किया। इसमें
यह सारी विद्या वस्तुतः प्राचीन भारत की ही देन है विश्व को। आचार्य बाराहमिहिर के पूर्ववर्ती काल में भी ज्योतिष विद्या पर जौनाचार्यों ने बहुत कार्य किया। इसलिए उन संक्रमण से प्रभावित होकर के यो आचार्य बाराहमिहिर ने भी यूनानी शब्दों का प्रयोग किया, जो बहुत ही मुख्य रूप से प्रसिद्धि जिसकी है, और प्रायः और सारे ग्रंथों में भी इनका अनुकरण किया गया। राशियों के अलग अलग नाम की जो बातें हैं पर्यायवाची आप देखें मेष राशि को अज कहते हैं, आद्य कहते हैं, तुम्बुर कहते हैं, यूनानी भाषा में इसको क्रिय कहते हैं और आंग्ल भाषा में इसको एरिस कहते हैं। जो वृष राशि है ये उसे उक्ष भी कहते हैं, गौक भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं। ये यूनानी भाषा में तावुरी कहा जाता है और आंग्ल भाषा में टारस कहा जाता है। ये देख सकते हैं, इससे आप सरलता से इसका ज्ञान कर सकते हैं कि आज की भाषा में उसे क्या कहते हैं, यूनानी भाषा में, और हमारे संस्कृत वांग्मय में जो सबसे समृद्ध वांग्मय है इसमें कैसे कहा गया है इन शब्दों को। मित्रों, न केवल यही संज्ञाएं हैं राशियों की, अपितु राशियों का पृष्ठोदय शीर्षोदय भी संज्ञा है, दिन बली रात्र बली। इसका अभिप्राय ये है, इसका हर प्रत्येक ग्रहों के, प्रत्येक राशियों के कोटि या भेदोपभेद विभाजन के पीछे महर्षियों की एक अपनी धारणा रही, महर्षियों की अपनी सोच, महर्षियों का एक लक्ष्य रहा कि क्यों इसे ले रहे हैं। इसका प्रयोग उन्होंने जगह जगह पे किया है और इसीलिए संज्ञाध्याय में इन सारे विषयों को संग्रहित किया गया है। अब देखें आप, आचार्य बाराहमिहिर कहते हैं शीर्षोदयादि प्रसंग में कि गोजास्वी कर्क मिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्तैव शीर्षोदया दिन बलाश्च भवन्ति शेषे लग्नम समेत्य भयतः पृथुरोम युग्मम। आचार्य कहते हैं, इसका शब्दार्थ आप देख सकते हैं, हम आपकी इसका व्याख्या बताते हैं मुख्य रूप से। मित्रों, क्षितिजानुरोध से राशियों का कुछ भाग दृश्य होता है, कुछ अदृश्य होता है, कुछ उदित होते हैं, कुछ अनुदित होते हैं। इसी कारण से शीर्षोदय, पृष्ठोदय और कहीं कहीं उभयोदय नाम से इनका विभाजन करके शास्त्र में बताया गया है। जो राशियां पृष्ठोदय होती हैं वो रात्रि बली होती हैं तथा जो राशियां शीर्षोदय होती हैं वो दिन बली होती हैं। इसमें मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक एवं कुंभ राशियां शीर्षोदय तथा दिवाबली कही जाती हैं। साथ ही मिथुन राशि रात्रि बली एवं शीर्षोदय है तथा मीन राशि दिवाबली एवं उभयोदय है। इन सभी का पृष्ठोदय, शीर्षोदय का स्पष्ट परिज्ञान रात्रि के पूर्व में पूर्व क्षितिज पर आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, शीर्षोदय राशियों में किए गए जो ग्रहों का विशेष फल है दशा के प्रारंभ में मिलता है और पृष्ठोदय राशियों में प्राप्त किए गए जो ग्रहों का विशेष फल है वो दशा के अंत में मिलता है। इसका विवरण भी इस चक्र के माध्यम से आप जान सकते हैं, जहां राशियों का उदय और बलाबल चक्र निरूपित किया गया। देखें आप, रात्रि बली पृष्ठोदय, दिवाबली शीर्षोदय, रात्रि बली शीर्षोदय और दिवाबली उभयोदय करके मेषादि, मेष से लेकर मीनांत राशियों का समुचित विभाजन किया गया है। इससे आप सरलता से जान सकते हैं। मित्रों, राशियों का नैसर्गिक स्थान, दिशा एवं कालबल भी है। आचार्य बाराहमिहिर ने राशियों का मुख्य रूप से 4 प्रकार का बल स्वीकार किया। देखें आप कौन कौन। प्रथम है नैसर्गिक बल, स्थान बल, काल बल और दिग्बल। इन सभी प्रकार के राशियों के बल स्पष्ट करने हेतु आचार्य ने एक सूत्र की रचना की। आचार्य कहते हैं क्या कि होरा स्वामी गुरुज्ञ विक्षित जुता नान्यश्च विरजोत्कटा केन्द्रास्था दीपदादयोहनि निशिच प्राप्ति च संध्याद्वये कंटक केन्द्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम तेषु यथा विहितेषु बलाढ्यः कीट नराम्बुचरः पशवश्च। ये व्याख्या, इसके शब्दार्थ आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या में अगर आए, हम देखते हैं क्या, राशियों का विधिवत परिज्ञान करने के पश्चात राशियों का बलाबल ज्ञात किया जाता है। यदि निर्दिष्ट भावगत राशियां बलवान होती हैं तो उस भाव के फल को भी विशेष माना जाता है तथा पृष्ठोदय राशियां रात्रि में और शीर्षोदय राशियां दिन में बली होती हैं। फिर यहां पर विशेष वचन भी आचार्य कहते हैं क्या कि सर्वप्रथम राशियों का नैसर्गिक बल ज्ञात कर लीजिए।
वराह मिहिर ने कहा कि जो राशियां अपने भाव और स्वामी से, बुध और गुरु से जुत या दृष्ट हो, अन्य ग्रहों की दृष्टि न हो, वे स्वाभाविक रूप से बलवान होती हैं, क्योंकि इसी के अनुसार जातक का स्वरूप बनेगा। सभी राशियां केंद्र स्थान में पूर्ण बली होती हैं, पड़फड़ में मध्य बली तथा आपोकली में हीन बली होती हैं। ये केंद्र आदि बल का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार से द्विपद राशियां दिन में, चतुष्पद राशियां रात्रि में और कीट राशियां दोनों समय अर्थात प्रातः व सायं संध्या काल में बली होती हैं। इस प्रकार से कीट राशियां सप्तम में, द्विपद राशियां लग्न में, जलचर राशियां चतुर्थ भाव में एवं चतुष्पद राशियां दसम भाव में बलवान होती हैं। यह राशियों का दिग्बल है, क्योंकि प्रथम भाव पूर्व दिशा का, सप्तम भाव पश्चिम दिशा का, चतुर्थ भाव उत्तर दिशा का और दसम भाव दक्षिण दिशा का बोधक होता है। राशियों का बल जो है एक इस आलेख के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। आप देखें, वस्तुतः राशियां क्या, तो मेष, वृष, मिथुन, मेष से लेकर मीनांत नैसर्गिक बल, स्थान बल, काल बल और दिग्बल, ये पृथक पृथक आपके समक्ष दिखाए जा रहे हैं। इनसे आसानी से आप इसका ज्ञान कर सकते हैं कि मेष से लेकर के मीनांत राशियों का ये चारों प्रकार के बल कैसे हैं, जो परंपरा आचार्य वराह मिहिर ने बताई है उसी के अनुसार। मित्रों, राशियों की द्विपदादि संज्ञाएं भी हैं। ये देखें आप, संज्ञा 4 तरह की संज्ञाओं को आचार्य ने यहां पर ग्रहण किया है। कहते हैं कि द्विपद संज्ञा, चतुष्पद संज्ञा, जलचर संज्ञा और कीट संज्ञा। कौन कौन सी राशियां, तो मिथुन, कन्या, धनु का पूर्वार्ध और कुंभ, ये द्विपद राशियां। चतुष्पद में मेष, वृष, सिंह, धनु, उत्तरार्ध और मकर का पूर्वार्ध है। जलचर राशियों में कर्क और का उत्तरार्ध और मीन, मकर का उत्तरार्ध और मीन राशियां हैं। साथ ही कीट जो राशि है वो कर्क और वृश्चिक को स्वीकार किया गया। मित्रों, और भी विभाजन है, कौन राशियां सौम्य होती हैं, कौन असौम्य होती हैं, कौन चर होती है, कौन स्थिर होती है, कौन द्विस्वभाव होती हैं। देखिए, इस प्रसंग में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं क्या, क्रूरः सौम्यः पुरुष बनिते ते चरागद विदेहा प्रागाधीशा क्रिय वृख निर्युक्त कर्कटा सत्रिकोणः। देख लीजिए, इसमें क्रूर, सौम्य, पुरुष बनिता, चर, स्थिर, द्विस्वभाव और पूर्वादि दिशाओं में कौन मालिक होते हैं, ये आसानी से श्लोक ने 2 लाइन के माध्यम से इतने सारे विषयों का प्रतिपादन आचार्य ने किया है। आप देखें यहां पे कि विषम राशियां जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है क्रूर संज्ञक, और जो सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 अर्थात मीन, ये सौम्य स्वभाव की और स्त्री संज्ञक होते हैं। साथ ही मेष, कर्क, तुला, मकर राशियां चर संज्ञक हैं और वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशियां स्थिर संज्ञक हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां द्विस्वभाव। ये तो सरलता से हम आसानी से यहाँ पे इसका ज्ञान कर सकते हैं। मित्रों, मेष, सिंह तथा धनु राशियां पूर्व दिशा में निवास करती हैं। वृष, कन्या तथा मकर राशियां दक्षिण में, अर्थात 12 राशियों को 4 दिशाओं में विभाजित करके आचार्य ने तत्त दिशाओं का प्रतिनिधित्व कौन कौन सी राशियां करती हैं इसका निरूपण किया है। ये राशियों की संज्ञाएं जो विविध प्रकार की हैं, आप देखें यहाँ पे, मेष से लेकर के मीनंत तक, अर्थात सौम्य कौन सा है, किसमें स्त्री पुरुष है, किसमें चरागा आदि विभाग है, किसकी कौन सी दिशा है, इसका निरूपण बड़ी ही सहज ढंग से आचार्य वराह मिहिर में केवल 2 श्लोक, 1 श्लोक के माध्यम से इन्होंने किया। मित्रों, राशियों के वर्ण और बेसी वासी संज्ञाएं भी हैं। राशियों के वर्ण, प्रकृति, शुभाशुभ, ये वर्णन करते समय आचार्य कहते हैं, प्लवत्वादि के प्रसंग में आचार्य कहते हैं, देखिए वर्ण का कितना बढ़िया व्याख्या करते हैं। आचार्य कहते हैं कि रक्तः श्वेतः सुकतनुनिभः पाटलो धूम्र पांडो चित्रः कृष्णः कनक सदृशः पिंगलः कर्पूरश्च बभ्रुः स्वच्छा प्रथम भवनाद्येषु वर्णः प्लवत्वं स्वाम्या साक्ष्यम दिनकरयुताद् भाद्वितीयम च बेसी। इसमें रक्तः श्वेता राशियों के वर्ण है। इस चक्र के माध्यम से आप राशियों के वर्ण जान सकते हैं। देखें, ये राशियां मेष, वृष आदि हैं, वर्ण इनका क्या है और किस दिशा में इनका प्लवत्व होता है, ये सारे आपके समक्ष स्पष्टतया परिलक्षित हो रहे हैं। इसके द्वारा इनके वर्ण आदि का। मित्रों, अंतिम पाद में एक बेसी और बासी संज्ञा का उन्होंने उदाहरण दिया है।
जिस आपको इसके उदाहरण के द्वारा भी आपको इस जन्मांक चक्र के द्वारा इसका ज्ञान कराया जा रहा है। आप इसके द्वारा भी आसानी से बेसी संज्ञक कौन है और बासी संज्ञक कौन है इसका ज्ञान कर सकते हैं। मित्रों, अब आते हैं इस पाठ की सारांशिका की। जो हमने 2 दिनों में जी इस पाठ को पढ़ा, राशि प्रभेद को, इसका सार क्या है, इसका तत्व क्या है, क्या मिला इसमें हमने, वस्तुतः ये सिद्ध हो गया कि किसी भी जातक का स्पष्ट फलादेश करने के लिए हमें नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों का सटीक ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि योगों का निर्माण, स्थितियों का निर्माण इन्हीं के माध्यम से होता है। जिस जातक की जो राशि होती है उस राशि के अनुसार उसका वर्ण, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप आदि होता है। अतः इस राशि का वर्ण, प्रकृति, स्वभाव जानना परमावश्यक है जो इसमें विद्यमान है। नक्षत्रों के प्रभाव के अध्ययन के पश्चात राशियों के प्रभाव का अध्ययन भी करना आवश्यक है। ये इन आचार्य ने सटीक और अकाट्य फलादेश के लिए इन सारे विषयों को इसमें समाहित किया है। इस प्रकार ही प्रश्न लग्न के अनुसार भी राशियों के वर्णादि द्वारा समुचित ज्ञान कराया गया है कि किस किस का क्या क्या निर्माण और प्रश्न का लग्न का निर्माण कैसे होगा। राशियों का स्वतः प्रभाव भी दिखता है जब राशि के साथ किसी ग्रह का संयोग या दृष्टि संबंध होता है। राशि अपने गुण धर्म के अनुसार उत्तम फल को जातक को देते हैं। और फलादेश करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। राशियां स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, राशियां किसी से प्रभावित है या प्रयुक्त से फल आ रहा है, इन सारी विषयों का बलाबल देख करके किस द्विपद हैं, चतुष्पद हैं, स्त्री हैं, चर हैं, कीट हैं आदि इन सारी बातों को समग्रता से ले करके तब हमें फलादेश की प्रवृत्ति में कुछ बताना पड़ता है, समुचित उपयोग करना पड़ता है। मित्रों, आज इस पाठ का राशि प्रभेद की यहीं पूर्णता हो रही है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।